हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीए नेट के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और आज के हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज के हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक भौतिकी। तो देखिए, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था सबसे पहले सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स। बाद में इसको चेंज करके समाजशास्त्र कर दिया गया था। और जो फ्रांसीसी विद्वान थे अगस्त काम्टे, इन्होंने ही इस शब्द को दिया हुआ था 1838 में। और इस समाजशास्त्र के नाम से पहले इन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी रखा था, लेकिन किसी कारणवश इसको बदल करके 1838 में समाजशास्त्र कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कथन और कारक। कथन ए है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो देखिए, पहला जो कथन है ये तो सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है आर, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? ए है मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन। ऑप्शन नंबर बी है 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या। ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिकरण के मूल कारणों का व्याख्यान। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस की क्रांति का लेखांकन। तो समाजशास्त्र का जो उद्भव था वो मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा थी? तो देखिए, इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए, पहला सही है, मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी। तो देखिए, समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर अगर विचार करें तो 3 विश्लेषणात्मक पद्धति उभर कर सामने आती है। पहला है हमारा बौद्धिक स्वरूप या दार्शनिक स्वरूप, दूसरा सिद्धांतों एवं तथ्यों का विवेचन, और तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप, यानी जो फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? मानकीय विज्ञान, वस्तुपरक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विज्ञान बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानकीय विज्ञान। तो देखिए, सामान्य रूप से किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और समाजशास्त्र भी समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसलिए हम इसे समाजशास्त्र को एक विज्ञान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। यानी भारत में समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था, यानी उसका जो विकास हुआ था, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो पहला है भारत में सामाजिक विचार की विरासत, दूसरा है ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा है औद्योगिक क्रांति, चौथा है भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषियों की बौद्धिक प्रक्रिया। तो इसका कूट में उत्तर देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पहला जो है ये सही है, और दूसरा हमारा सही हो जाएगा ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और औद्योगिक क्रांति नहीं होगा। चौथा हमारा सही है भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनुष्यों की बौद्धिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, एमाइल दुर्खीम।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त काम्टे। तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अगस्त काम्टे ने। और अगस्त काम्टे जो है ये समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं और ये प्रत्यक्षवाद के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1838 में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? 1894, 1895, 1939, 1919। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1919। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में कब लाया गया भारत में। तो ये 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। और इसके पहले 1914 में समाजशास्त्र विषय जो है ये अर्थशास्त्र के साथ बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। और एक अलग विषय के रूप में इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1919 में। और 1924 में जो जीएस घुरिये थे ये समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने थे बॉम्बे विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाज विचारकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें क्रम से इनको लगाना है कि कौन सबसे पहले है और कौन बाद में। तो देखिए सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हैं हमारे अगस्त काउंट। इनका जन्म हुआ था 1798 में। उसके बाद आते हैं अगस्त काउंट नंबर 1 पे। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स नंबर 2 पे। इनका जन्म हुआ था 1818 में। फिर आते हैं जॉर्ज सीमेल नंबर 3 पे। इनका जन्म हुआ था 1858 में। फिर चौथे नंबर पे आते हैं टालकट पार्सन्स। इनका जन्म हुआ था 1902 में। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों को योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें भी क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले देखिए अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसमें सबसे पहले हमारे होंगे अगस्त कॉम्टे नंबर 1 हो जाएंगे 1798। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर 1820 इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आएंगे रेडक्लिफ ब्राउन नंबर 3 पे। इनका जन्म हुआ था 1881 में। उसके बाद चौथे नंबर पे आएंगे मेलिनोवस्की। इनका जन्म हुआ था 1884 में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक व्यवसाय। तो देखिए लघु समुदाय जो होता है ग्रामीण समुदाय या कृषक समुदाय को रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय कहा था। इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई थी, लघुता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता और समरूपता। तो द्वितीयक व्यवसाय जो है ये लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। द्वितीयक व्यवसाय जो होता है ये नगरों की विशेषता होती है। और जो लघु समुदाय की विशेषता है वो होता है इनका जो कृषि होता है, कृषि इनका सबसे पहला व्यवसाय होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, एससी दुबे, मैकिम मैरियट, एमएन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपना जो लघु समुदाय की अवधारणा को दिया था, इनकी जो पुस्तक थी लिटिल कम्युनिटी, इसी में दिया था। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से विशिष्ट होता है, लघु होता है यानी छोटा, और उसमें समरूपता होती है और आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताएं होती है, तो वो क्या होता है, उसे हम लघु समुदाय कह सकते हैं। और इस अवधारणा की रचना सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही की थी कृषक समुदायों के अपने अध्ययन में। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? यानी टॉनिज ने पड़ोस को क्या बोला था? समुदाय, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, गौड़ समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ समूह। टॉनिज ने पड़ोस को गौड़ समूह यानी द्वितीयक समूह बोला था। अगला क्वेश्चन है,
पूर्ण संस्थान यानी टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, संस्था जो होती है, संस्था नियमों, प्रथाओं एवं रीतियों का संगठन होता है और संस्था के अंतर्गत संगठित प्रतिष्ठान, मानक तथा प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना होती है। ये सारे टोटल इंस्टीट्यूशन के मतलब अर्थ हैं या फिर उसकी विशेषताएं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत कार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? एमाइल दुर्खीम, एच स्पेंसर, आर के मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम ने संस्थाओं की सामान्य और विकृत कार्य प्रणाली के बीच अंतर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह, समुदाय, समिति, सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य क्या है? समिति है। और देखिए, समिति क्या होती है? समिति व्यक्तियों का समूह होता है और यह विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मतलब इसमें जो हमारा हित होता है, जो स्वार्थ होता है, वो विशेष होता है, उसकी पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे परिवार, विद्यालय, व्यापार हो गया, संघ, चर्च, राजनीतिक दल, राज्य, ये सारे क्या है? ये समितियों के उदाहरण हैं। और समिति का जो है एक निश्चित भूभाग होता है, एक जनसंख्या होती है, संप्रभुता होती है और सरकार होती है। सॉरी, ये चारों के चारों राज्य की विशेषताएं हैं, मतलब राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये चारों राज्य की आवश्यक तत्व हैं। और देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने राज्य को क्या कहा था? राज्य को महासमिति कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। तो संस्था क्या होता है? संस्था में कार्य प्रणालियाँ होती हैं, नियम होते हैं, और जो संस्था होती है ये मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित होती है। इसमें नियम होते हैं, विधि होती है, कार्य प्रणालियाँ होती हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? समाज द्वारा मान्य होते हैं। और संस्था के उदाहरण जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया, धर्म, बाजार, विश्वविद्यालय, परीक्षा प्रणाली, सरकार, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे संस्था हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन ए है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। तो ये सही है। कारण आर है, क्योंकि समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था ढंग या कार्यविधि की। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ के 3 स्तंभ कौन हैं? ऑप्शन है परिवार, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय। ऑप्शन बी है सभा, श्रेणी, गण। ऑप्शन सी है संस्था, नगरीय संघ, जनजाति संघ। ऑप्शन डी है राज्य, श्रेणी और समुदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवार, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय, ये क्या है? ये संघ के 3 स्तंभ हैं। और संघ जो होता है ये संबंधों से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है सभा या संगठन। संघ में लोग एकत्रित होकर के यानी इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अवधारणाएं दिया गया है, सूची 2 में अर्थ दिया गया है, तो इससे मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले समुदाय है, तो समुदाय किससे संबंधित है? समुदाय में हम की भावना होती है, तो ए का 4 हो जाएगा। संस्था जो है हमारी, इसमें से संस्था कौन है? तो जाति क्या है? एक संस्था है, तो बी का 1 पहला हो जाएगा। संघ क्या है? संघ एक संगठन होता है, तो श्रमिक संघ या क्या है हमारा? एक संगठन है। संस्कृति क्या है? साझा मूल्य, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का
किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है साहचर्य, समुदाय, संस्था, संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्था। यानी किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संस्था कहेंगे। देखिए, समाज वैज्ञानिकों के अनुसार जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं व्यक्तियों एवं समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली नियमाचारों तथा कार्यविधियों का एक स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान होती हैं। इसके कौन से उदाहरण हैं? परिवार, धर्म, राज्य, कानून आदि इसके उदाहरण हैं। और संस्था शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, इनकी जो पुस्तक थी फर्स्ट प्रिंसिपल में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है को क्या कहते हैं? सामाजिक समूह, समाज, समुदाय, समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समुदाय। देखिए, मतलब कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता और समानता द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, तो ये समुदाय की विशेषता है। और समुदाय जो होता है इसकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होती है, यानी इसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनका क्या होता है, उनका मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उनमें पारस्परिक एकत्व की भावना, मतलब हम की भावना पाई जाती है। और इसके अलावा उनमें जो अंतर पारस्परिकता, संस्कृति और संगोष्ठी क्रियाकलापों की विशेषता भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है उसे किस शब्द से निरूपित किया गया है? एक संस्था, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक व्यवस्था, एक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक संस्था। देखिए, जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे एक संस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण कौन सा है? ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल, जनजाति समूह। तो इसमें समुदाय का उदाहरण है जनजाति समूह। ये क्या है? एक समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? रेड इंडियंस, मुरिया, अंडमान आइसलैंडर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसमें से समुदाय का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये क्या है? ये समुदाय का उदाहरण नहीं है, ये एक समिति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समिति के तत्व हैं? ऑप्शन ए है अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दीर्घकालिक संबंध, ऑप्शन बी है संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत दीर्घकालिक संविदात्मक संबंध, ऑप्शन डी है भावात्मक स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धात्मक संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि ऑप्शन है समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है, समाज स्थिर होता है। तो समुदाय में परिवर्तन क्यों आते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि समाज गतिशील है। देखिए, समुदाय में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है। समाज में सामंजस्य और पुनर्सामंजस्य होता रहता है। सामाजिक संरचना में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ये स्थिर नहीं होता है और इसके विभिन्न अंगों में सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो समुदाय में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज में गतिशीलता है और समाज जो है वो परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण। तो अभिकथन ये है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है, तो ये बात सही है। कारण है क्योंकि जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियाँ। यानी जो संस्था का विकास होता है उसका सबसे पहला चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारधारा। यानी जो लोगों की विचारधाराएं होती हैं वही धीरे धीरे क्या होती हैं? जनरीतियाँ बनती हैं।
और ये जो संस्था का उद्विकास है, ये अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था डब्ल्यू.जी. समनर ने। और इन्होंने बताया था कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई विचार या धारणा होती है और इसका जब बार बार मतलब इसका जो बार बार रिवाइज होता है, मतलब पुनरावृत्ति जो होती है ये विचार का, तो ये क्या बन जाती है? ये आदत बन जाती है। और जब ये आदत सामूहिक पुनरावृत्ति बन जाती है, यानी एक आदत जो होती है वो कई लोगों में शामिल हो जाती है सामूहिक रूप से, तो वो जनरीति बन जाती है। और ये जनरीतियाँ और जो सामूहिक अनुभव होता है और जो मान्यताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या करती हैं? प्रथा का निर्माण करती हैं। और ये प्रथाएं और प्लस जो समूह की स्वीकृति होती है, और इसमें जब जन कल्याणकारी भावना जुड़ जाती है तो ये लोकाचार बन जाती है। यानी प्रथा में जब नैतिक अनैतिक की भावना, जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो ये लोकाचार बन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होती है। और इसके बाद लोकाचार क्या होती है? जो लोकाचार होती है और निश्चित कार्य प्रणाली होती है और एक निश्चित ढांचा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर कि क्या बनती हैं? संस्था का निर्माण करती हैं। तो संस्थाओं के विकास में सबसे पहला चरण क्या होता है? विचारधारा का होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज का कौन सा एक उदाहरण है? समितियों का, समुदायों का। ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है समितियों का, समुदायों का, क्षेत्रों का, राष्ट्र का। यानी ग्रामीण समाज को हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे या समुदाय कहेंगे या फिर क्षेत्र या फिर राष्ट्र? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समुदाय। तो ग्रामीण समाज जो होता है ये एक समुदाय, इसको हम कह सकते हैं ये एक समुदाय होता है। और इसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए ज़्यादातर सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और इसके मूल आवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूह के रूप में जनजाति समाज निम्न में से किसके समीप है? समुदाय के, जाति के, समिति के, गोत्र के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय के। तो जनजाति समाज क्या है? ये भी एक समुदाय है। और समुदाय जो होता है ये एक क्षेत्रीय इकाई है जिसके अंदर सरल एवं जटिल संस्थाएं समान होती हैं और जिनकी जीवन शैली एक समान होती है। देखिए डॉक्टर डी.एन. मजूमदार थे, इनका कहना था कि जनजातियाँ जो होती हैं, जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं और एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका कहना था कि विवाह तथा पेशा से संबंधित समान निषेधों का पालन भी ये करते हैं तथा उनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन देन की व्यवस्था पाई जाती है। तो जो विनिमय व्यवस्था होती है वो क्या होता है? वो जनजातियों में पाया जाता है, यानी सरल समाजों में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्न में कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता है? सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में ऑप्शन है स्कूल, प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक संस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है स्कूल। तो देखिए सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में स्कूल की कोई भूमिका नहीं है और बाकी के सारे प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति, ये सब क्या है? ये सब संस्था के निर्माण में आवश्यक तत्व हैं। और स्कूल क्या है? स्कूल हमारा एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम क्या है? समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम, शहर, महानगर, गांव, नगर। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा? सबसे पहले होगा हमारा गांव, यानी तीसरा, उसके बाद होगा नगर, चौथा, तीसरा चौथा किस में है? ए में है। उसके बाद होगा शहर, फिर होगा महानगर। तो इसका ये क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले गांव होता है, उसके बाद उससे बड़ा नगर, फिर उससे बड़ा शहर, फिर और उससे बड़ा महानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? यह अमूर्त है, यह स्थूल है, हम भावना की अनुपस्थिति, सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थूल है। यानी समुदाय जो होता है ये स्थायी होता है और समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो हैं, मतलब इनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना, विशिष्ट नाम, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, इनका स्वतः विकास होता है, इनमें स्थायित्व होता है, ये मनुष्यों का समूह होता है और समुदाय जो होता है ये मूर्त होता है, अर्थात हम इसको देख सकते हैं। इसका एक व्यापक उद्देश्य होता है, सामान्य नियम व्यवस्था होती है, इसमें आत्मनिर्भरता होती है, समुदाय में अनिवार्य सदस्यता होती है, इसमें साधन एवं साध्य दोनों होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? समिति का लक्षण, ऑप्शन है यह विस्तृत है, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंधों का जाल, ऑप्शन सी है सदस्यता अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर डी है सदस्यता स्वैच्छिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्यता स्वैच्छिक है। तो देखिए समिति में क्या होता है, सदस्यता स्वैच्छिक होती है, मतलब आप अपनी इच्छा से उस समिति के सदस्य बन सकते हैं। और इसके अलावा जो समिति की विशेषता है वो होता है, समिति जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है, इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, और समिति जो होती है इसका विचारपूर्वक स्थापना किया जाता है, मतलब सोच समझ करके, और एक निश्चित संगठन होता है इसका, और समिति नियमों पर आधारित होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, यानी जब जो हित या स्वार्थ होते हैं जब वो पूरे हो जाते हैं तो इनको समाप्त भी किया जा सकता है। और जो समिति होती है इसमें औपचारिक संबंध होते हैं, और समिति साध्य न होकर के क्या होती है, साधन होती है। अगला क्वेश्चन है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य के पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है, निश्चित उद्देश्य के पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समुदाय, संघ, संस्था, समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ। तो देखिए संघ व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है, संग्रह होता है, जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं और स्वीकृत नियमों, तरीकों एवं उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को क्या कहते हैं? यानी कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज, संघ, संस्था, समुदाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ। यानी जहां कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोग एकत्रित होकर के एक संगठन का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं संघ। देखिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं उसे समिति कहते हैं, और कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन जो संघ अथवा मतलब संघ भी कह सकते हैं और समिति भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है, ऑप्शन बी है संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होती हैं, ऑप्शन सी है संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए गिलिन एवं गिलिन ने संस्था की विशेषताएं बताई थी, उसमें इन्होंने बताया था व्यवस्था की इकाई, पारिभाषिक परंपराएं, अधिक स्थायित्व, सांस्कृतिक उपकरण, स्पष्ट प्रतीक, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। तो ये संस्था की विशेषताएं थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति, परिवार। तो संस्था की कौन सी समाज की कौन सी प्रमुख संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण जो है ये समाज की एक श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में उच्चता एवं निम्नता का बंटवारा होता है। स्थिरीकरण की वजह से ही समाज में क्या होता है, समाज जो है वो सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइए, और वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।